हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक चार्ज है जो कि स्पेस के अंदर है। अब क्योंकि इसके पास चार्ज है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास चार्ज है, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के रीजन में इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। और इस रीजन में अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रख देता हूं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस लगाएगा। तो इस चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग, जिसके अंदर इसके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस को दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर सके, उस रीजन को हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, यस और नो। अब इसके आसपास का वो रीजन जिसके अंदर अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रख देता हूं तो उसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस लगेंगे, तो इस रीजन को हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। हमको ये बात पता है कि ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, तो इस रीजन को हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे आते हैं। तो जो बात हमने कही वही बात हमने यहां पे लिखी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस can be felt by any other charge particle, and that's how we define electric field. अब ऐसा जरूरी थोड़ी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है यहां पे। अब बात समझो कि अगर मैं कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पे रखूं और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पे रखूं, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है और ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स इसके ऊपर लग रहा हो वही इलेक्ट्रिकल फोर्स इसके ऊपर लग रहा हो, यस और नो। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी होगी, ना कि इसकी प्रॉपर्टी होगी। कहने का मतलब इसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अलग होगी, इस पॉइंट पे अलग होगी, हमको ये बात पता है। तो किसी भी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या फिर उस इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है उसकी स्ट्रेंथ कैसे हम मेजर करेंगे, उसके लिए एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसको कैसे डिफाइन किया गया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे कोई सिस्टम ऑफ चार्जेस है। सिस्टम ऑफ चार्जेस बोले तो कोई एक चार्ज नहीं है, कोई मल्टीपल चार्जेस है। कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है, कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है, कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है। अब अगर मुझे इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, बेसिकली हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। आम दिनों में, आम भाषा में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है या फिर आसान भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करो, इस पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखो Q0, और ये बात देखो कि इस Q0 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। लेट्स से इसके ऊपर फोर्स लगा F, इसके ऊपर फोर्स लगा F। तो सबसे पहली बात क्या करो, यहां पे जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी हो उस पॉइंट पे एक चार्ज रखो Q0 और इसके ऊपर देखो कि कितना फोर्स लग रहा है। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है जिसको मैं E से डिनोट करता हूं, सो इट विल बी
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। क्या इस चार्ज के अंदर ये वाले चार्जेस आएंगे? नहीं, जिस भी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज यहां पे डिवाइड के अंदर आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके अंदर दो एनालिसिस है जो हमको समझना चाहिए। सबसे पहला एनालिसिस के एक तो तरीका इसको ये बोलने का है कि मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सिस्टम ऑफ चार्ज है इसको फिक्स कर रहा हूं। ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है इसको मैं फिक्स कर रहा हूं, तो क्यू नॉट के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। लेकिन अगर मैं इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को फिक्स नहीं कर रहा हूं तो मैं एक बात और बोलूंगा कि क्यू नॉट शुड बी टेंड्स टू 0। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो सिंपल सा फंडा, जितना फोर्स इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ये सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर लगा रहा होगा। तो अगर मैं इसको फिक्स नहीं करूंगा तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो फोर्स भी चेंज होगा। फोर्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहां पे डिफाइन की वो भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये बात कही कि क्यू नॉट मेरे पास टेंड्स टू 0 है। बहुत छोटा चार्ज हमने यहां पे रखा है, और बहुत छोटा चार्ज रखने के पीछे कारण क्या है कि इसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नेग्लिजिबल हो और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो चेंज ना हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके सर, सेपरेशन तो फिर भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेसिकली इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये तो आगे जाएगा ही जाएगा। यस और नो? बिल्कुल जाएगा। लेकिन इस इंस्टेंट पे इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो सेम रहेगा। यस और नो? बस यही बात हमको समझनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर मान लिया कि हमने इसको फिक्स कर लिया, लेकिन ये तो मूवमेंट कर रहा है, ये मूवमेंट कर रहा है, तब भी तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, और डिस्टेंस चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि यहां पे हम इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं निकाल रहे हैं। हम क्या बात निकाल रहे हैं कि इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और अगर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मुझे इसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अदरवाइज इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, भले ही ये चार्ज आगे चला जाए लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से वो तो हमारे पास सेम ही रहने वाली है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो या तो ऐसे कह लो कि यहां पे हमने सिस्टम ऑफ चार्ज को फिक्स कर लिया और क्यू नॉट टेंड्स टू 0 कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया तो आपको यह बात कहनी पड़ेगी कि क्यू नॉट टेंड्स टू 0। इसके पीछे का कारण क्या है कि अगर ये चार्ज बहुत छोटा होगा तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर नेग्लिजिबल होगा, और नेग्लिजिबल होगा तो इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, ठीक है, मोटी मोटी बातें हमने यहां पे कर ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिकली जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज। ये जो क्यू नॉट है इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोला? कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट्स हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान भाषा में एक और तरीके से इसको समझ सकते हो कि अगर मैं यहां पे जो चार्ज रखा है उसको 1 कूलम कर दूं तो इस 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट की। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को किस तरीके से डिफाइन किया गया? Electric field strength at a point can be defined generally as electrostatic force experienced by test charge per unit test charge. Electric force experienced by test charge per unit test charge. That's how we define electric field strength.
जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात समझो, हमने ये बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये भी मेरे पास कंजर्वेटिव फील्ड होगी। कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इस रीजन के अंदर अगर मैं किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाऊंगा तो जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब कुछ और बातें करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमने मोटी मोटी बात जो पढ़ी वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऊपर है न्यूटन, नीचे है कूलम्ब। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट हो जाएगी। इसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट पर मीटर, और ये आगे जाके पढ़ोगे आप, वोल्ट पर मीटर। जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लोगे तब जाके इस यूनिट का हमारे पास काम आता है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो ऊपर है फोर्स, फोर्स होता है एम एल टी माइनस 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर नीचे है चार्ज, चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूं? करंट इनटू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। दिस वुड बी द डायमेंशन। ये कैसे आया? अगर ये बेसिकली ये बात तो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं कि क्या होता है कि चार्ज इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, और आई क्या है? करंट विच इज डिनोटेड बाय एम्पेयर, और टी तो हमारे पास टाइम है। तो ए इंटू टी अगर नहीं पता है तो आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर भी हम ये बात काफी डिटेल में सीखेंगे। अभी के लिए आप चाहो तो याद कर सकते हो कि चार्ज को हम लिख सकते हैं करंट इंटू टाइम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब बात को जरा गौर से समझेंगे कि अगर मेरे पास इफ a charge Q naught is placed in electric field, मतलब कि किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर Q नॉट इस तरीके से रख देता हूं तो सिंपल सा फंडा कि अगर मेरे पास Q नॉट पॉजिटिव है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अगर मेरे पास लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और यहां पे जो चार्ज है वो है Q नॉट, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। आई होप दिस थिंग इज clear to you. So if Q naught is placed in electric field E, then electrostatic force is first parallel to E if Q naught is positive, and second anti-parallel मतलब opposite to the direction of E to E if Q naught is negative. I hope this thing is clear to you. तो सिंपल सा फंडा, अगर मेरे पास Q नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, और अगर मेरे पास Q नॉट नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मुझे ये बात पता है F है
क्यू नॉट इंटू ई, एफ है क्यू नॉट इंटू ई। तो अगर मेरे पास क्यू नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन सेम है, और अगर क्यू नॉट नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज सिस्टम इज कंजर्वेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी हमने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कहने का मतलब कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ तब की बात है जब हमारे पास जो सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो स्टैटिक है, मतलब रेस्ट पे है, तभी तो हमने उसको फिक्स किया था। ऐसा भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का एक और तरीका आएगा जहां पे हम टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड लेके आएंगे। अभी के लिए बात नहीं हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेंगे, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो कंजर्वेटिव नहीं होगी। तो यहां पे जो मुद्दा है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टैटिक चार्ज, मतलब चार्जेस एट रेस्ट, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली कंजर्वेटिव। अदरवाइज आगे जाके हम और भी चीजें पढ़ेंगे कि टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो हमारे पास कंजर्वेटिव नहीं होगी। इसका मतलब उस फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पे जो वर्क डन होगा वो पाथ पे डिपेंड करेगा, ना कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से हम निकालेंगे। तो लेट्स सी, मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, और इसकी वजह से किसी एक पॉइंट P के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो है R। तो इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखूंगा Q0, और इसके ऊपर देखूंगा कि कितना फोर्स लग रहा है। अभी सिर्फ स्केलर फॉर्म में बात कर लेते हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स कितना है, K Q0 डिवाइडेड बाय R² डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से Q0 गया, इट मीन्स दैट इट इज इक्वल्स टू KQ बाय R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है KQ बाय R²। यहां से हम एक बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। जैसे जैसे इस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब इसी चीज को अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर हमको लिखना है सिंपल सा फंडा, एक Q चार्ज है, यहां से हमने R डिस्टेंस दूर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक Q0 चार्ज इसके ऊपर यहां रखूंगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी फोर्स अप्लाइड डिवाइडेड बाय Q0। फोर्स अप्लाइड कितना होता है, Q0 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का क्यूब इनटू R वेक्टर। अरे लास्ट लेक्चर में देखा था ना, इसी तरीके से तो हमने क्या निकाला था, फोर्स वेक्टर निकाला था, डिवाइडेड बाय Q0। तो ये Q0 से ये Q0 गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी KQ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R का क्यूब इनटू R वेक्टर। यहां पे एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि ये जो Q होगा ये हमको विद साइन रखना है।
और विथ साइन क्यों रखना है, क्योंकि अगर क्यू पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर की डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सही बात। और अगर क्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आर की तरफ होगी, मतलब अगर आर इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। चल, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप यहां पे देख सकते हो वो ये है, क्या बात है, ठीक है, बस यही बात है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, आपको मुझे ये बात बतानी है कि what will be the direction of electric force and electric field। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। इस तरीके से हमारे पास किसी प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड। और यहीं पे अगर मेरे पास प्लस की जगह माइनस क्यू होता तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आएगी रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। मतलब ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से होगी। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए कि फर्स्ट केस, अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहां पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? इस पॉइंट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, क्योंकि क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो एफ और ई का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा, विच इज दिस डायरेक्शन, और होना भी चाहिए। प्लस क्यू की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ये इनफाइनाइट पे जाएगी, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगी, और ये इनफाइनाइट से आ रही होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए भैया, दूसरा एग्जांपल, प्लस क्यू की वजह से अगर यहां पे माइनस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? भैया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? अगर मेरे पास क्यू नॉट नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और होनी भी चाहिए। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो दोनों ही चीजों से हमने ये बात भी सीख ली। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल, अगर मेरे पास यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से यहां पे अगर मैं एक क्यू नॉट चार्ज रख दूं, तो इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो फोर्स आएगा अंदर की तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? अगर मेरे पास जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में होगी, और होनी भी चाहिए। माइनस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होती है, और रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में है भी सही। और चौथा एग्जांपल, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहां पे अगर मैं माइनस क्यू नॉट चार्ज रखता हूं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? दोनों नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इस डायरेक्शन में,
और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी? अगर मेरे पास टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो रेडियली इनवर्ड होता है, तो हमारे पास ये डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स आना भी था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। बेसिक सा फंडा जो आपको लगाना है वो ये है कि अगर मेरे पास किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं कोई चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो QE होगा, पर डायरेक्शन हम अभी ये जो कॉन्सेप्ट सीखा इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स experienced by -3 microcoulomb charge placed at point P due to a system S of fixed point charges as shown in figure is this. Then मेरा जो पहला सवाल है वो है find out electric field intensity at P due to S. अब मुझे क्या बात बोली है कि यहाँ पे मेरे पास कोई एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इनकी वजह से यहाँ पे अगर मैं एक -3 कूलम माइक्रो कूलम का चार्ज रख देता हूं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 21 I कैप प्लस 9 J कैप। ठीक है भैया, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। मुझे ये बात पता है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा। मुझे ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स डिवाइडेड बाय, अगर मुझे किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस पॉइंट के ऊपर रखे हुए पॉइंट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय पॉइंट चार्ज which is -3 microcoulomb which is 10 to the power -6। फोर्स कितना है? 21 I कैप प्लस 9 J कैप डिवाइडेड बाय, अच्छा ये जो है ये माइक्रो न्यूटन में है तो यहाँ पे 10 to the power -6 और आएगा, डिवाइडेड बाय -3 इंटू 10 to the power -6। इससे ये गया तो ओवरऑल मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो आई -7 I कैप -3 G कैप। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 3 9, तो इस तरीके से रूट करके आप इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? आगे क्या बोला है? इफ नाउ 2 microcoulomb charge is placed and -3 microcoulomb charge is removed at point P, then find electric field at point P। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से मैंने -3 माइक्रोकूलम हटाया और 2 माइक्रोकूलम रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी। हमको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे यहां पे जो चार्ज रखा है उसके ऊपर तो डिपेंड करती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस फोर्स के बेसिकली पॉइंट चार्ज के अंदर यहां पे जो चार्ज रखा हुआ होता है उससे हम डिवाइड करते हैं, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे बिल्कुल सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हुई और यहां से इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी चेंज नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास हो जाएगा -7 I कैप -3 J कैप। थर्ड पार्ट क्या बोला है? इफ नाउ 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड, मतलब इसी केस में जब मैंने 2 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया तब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। सो थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा? फोर्स क्या होता है? Q इंटू E। Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10 to the power -6 इंटू -7 I कैप -3 J कैप, तो ये कितना आ जाएगा? -14 I कैप -6 J कैप माइक्रो न्यूटन। दिस वुड बी द फोर्स अप्लाइड
इफ यू रिमूव -3 माइक्रोकुलम एंड पुट 2 माइक्रोकुलम चार्ज। इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे समझने की थी वो ये थी कि यहाँ पे लगने वाली, यहाँ पे प्रेजेंट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रखे हुए चार्ज के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है। और ये बात आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर, ये Q0 के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने नोट्स में भी लिख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ Q0। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है कि ये चार्ज कितना है और इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका वहां से डिस्टेंस कैसा है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो आई होप ये वाला सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम चीजों को सोचेंगे और समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, क्या बोला है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच वुड बी just sufficient to balance the weight of a particle of charge -10 microcoulomb and mass 10 milligram, take g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या क्या बात दे रखी है कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो है -10 माइक्रोकुलम और इसका जो मास है वो है 10 मिलीग्राम। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो इसके अराउंड ताकि ये बैलेंस रहे। बैलेंस रहे मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? ये इक्विलिब्रियम में तब रहेगा जब इसके ऊपर डाउनवर्ड में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए इस तरफ, तभी तो ये बैलेंस करेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है और चार्ज मेरे पास नेगेटिव है, इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इट विल बी Q into E। अब मुझे ये बात पता है कि अगर ये बैलेंस है तो Q into E इट इज इक्वल्स टू mg। अब यहां से मैं E की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये जो चीज है जहां पे हम किसी भी बेसिकली ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वेट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऑयल की ड्रॉप लेते हैं, उसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? उसके मास को, उसका जो वेट होता है उसको बैलेंस करते हैं विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी तरीके से हम उसके ऊपर चार्ज निकालते हैं। QE इज इक्वल्स टू mg। तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg डिवाइडेड बाय E। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करते हैं। दैट्स हाउ दैट इज व्हाट वी से मिलीकेन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। खैर यहाँ पे हमारा सवाल क्या था? QE इज इक्वल्स टू mg। हमारा टारगेट था E को निकालना, तो इट विल बी इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय Q। m कितना है? 10 मिलीग्राम। तो 10 into 10 to the power -3 ग्राम हुआ, तो into 10 to the power -3 और आएगा, इट विल बी किलोग्राम। इनटू g मुझे बोला है 10 लेने को, डिवाइडेड बाय q। चार्ज कितना है? 10 मिलीकुलम। तो 10 into 10 to the power -3। तो एक इससे ये गया, एक 10 से एक 10 गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 10 to the power -2 न्यूटन पर कूलम्ब। और डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? सवाल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है जो कि एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे एक वॉल है जो इस ब्लॉक से d डिस्टेंस दूर है। इनिशियली ये ब्लॉक रेस्ट पे है। फिर मैंने क्या किया कि इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की, जिसकी वजह से क्या होगा? इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये बात भी है कि इस ब्लॉक के ऊपर जो चार्ज है वो है Q। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड होगा QE।
जिसकी वजह से ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, बिल्कुल आगे जाएगा, यहां से इस दीवार से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा कि ये जो कोलिजन है ये इलास्टिक कोलिजन है, और अगर इलास्टिक कोलिजन है तो टकराने से जस्ट पहले जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टकराने के जस्ट बाद वही वेलोसिटी उसी स्पीड के साथ ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में एक बात सीखी है कि जब मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो फोर्स का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा। तो अगर मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है तो जितना जाने का टाइम उतना ही आने का टाइम, और क्योंकि ये उसी वेलोसिटी से आ रहा है तो वापस डी डिस्टेंस दूर आके इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। क्यों? क्योंकि वापस आते टाइम वेलोसिटी इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ, तो जो मेरी वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी 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 और डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगेन इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी जीरो, अगेन इसके ऊपर फोर्स लगा इस तरफ, तो इस तरीके से ये एक ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा। मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा, और ये बात भी पूछी है कि ये जो मोशन है क्या ये SHM होगा या नहीं होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सबसे पहली बात, फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स को अगर मैं गौर से देखूं तो फोर्स लगा Q इंटू E। क्या ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू X है? अगर आप गौर से देखो तो E कांस्टेंट Q कांस्टेंट, और तो क्या होगा कि QE जो होगा ये भी कांस्टेंट होगा। तो मेरे पास जो फोर्स है इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू X। इसका मतलब क्या होगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं कर रहा होगा, सिंपली ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा। यहां से ऐसे 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 इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा। ठीक है भैया। तो अब सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और ये भी मेरे पास कांस्टेंट आ गया। और अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो मैं क्या लगा सकता हूं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लगाऊंगा तो लेट्स से मेरे पास यहां से लेके यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो है t1। तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास जीरो। क्यों? क्योंकि इनिशियली ये ब्लॉक जो था वो रेस्ट पे था। s डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? d इट इज इक्वल्स टू 1/2। एक्सेलरेशन कितना है? QE/m, और टाइम पीरियड कितना है? t1 का स्क्वायर। तो यहां से मैं क्या बात बोल सकता हूं कि t1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2md डिवाइडेड बाय QE, इसका रूट। ठीक है भैया। अब यहां से लेके यहां तक जाने में टाइम लगा t1, तो क्या मैं इसी चीज को t1 को ही टोटल टाइम पीरियड बोल सकता हूं? नहीं। टाइम पीरियड क्या होता है कि पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करने में कितना टाइम लगा, पूरी साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो यहां से लेके यहां तक टाइम लगा t1, वापस आने में भी टाइम लगेगा t1, तो जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो होगा 2t1। इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स रूट 2md डिवाइडेड बाय QE। और ये मैं कैसे बोल सकता हूं कि जो जाने का टाइम वही आने का टाइम? क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। जब भी आपके पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो आप ये बात बोल सकते हो कि जो जाने का टाइम वही आने का टाइम। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, और आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन when the bob is slightly shift through an angle theta। क्यों नहीं होगा? थीटा होगा। through an angle theta from its mean position। सवाल को जरा गौर से समझेंगे कि मेरे पास एक थ्रेड से मैंने एक बॉल को बांध दिया। इस बॉल का मास है m और इसके ऊपर चार्ज है q। अब मैंने क्या किया कि इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट देता हूं एट एन एंगल थीटा,
एट एन एंगल थीटा तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि अगर मैं इसको हल्का सा थीटा यहां से शिफ्ट करके रिलीज करता हूं तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा, तो इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड कितना होगा। ऐसे सवाल हमने कर रखे हैं कहां पे, बेसिकली सिंपल पेंडुलम जब हम पढ़ते हैं उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, जब सिंपल पेंडुलम टॉपिक आता है वहां पे हमने ऐसे सवाल कर रखे हैं। कैसे कि मुझे ये बात पता है कि अगर मैं इस पेंडुलम को किसी लिफ्ट के अंदर डाल देता हूं, है ना, अगर मैं इस पेंडुलम को किसी लिफ्ट के अंदर डाल देता हूं तो हम वहां पे क्या करते थे कि नॉर्मल अगर पेंडुलम होता है तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट L/g। लेकिन अगर इस लिफ्ट का भी कुछ एक्सेलरेशन है तो अब जो इसका नेट एक्सेलरेशन है वो g नहीं, g इफेक्टिव होता है 2 पाई रूट L/g इफेक्टिव लिख लेंगे, यस और नो। तो यहाँ पे भी ये जो g इफेक्टिव है इसका कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। और g इफेक्टिव किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल सा फंडा, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है QE। तो नेट फोर्स जो हमारे पास लगा वो लगा रूट ऑफ QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो अगर मुझे इसको मैं ऐसे लिखता हूं mg इफेक्टिव, सो इट विल बी रूट ऑफ QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। तो g इफेक्टिव मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ QE डिवाइडेड बाय m का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। और टाइम पीरियड मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 पाई रूट L/g इफेक्टिव विच इज 2 पाई रूट ऑफ L/ और g इफेक्टिव कितना हो जाएगा, रूट ऑफ QE बाय m का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और इसी तरीके से g इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट पे हम काफी सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पे भी बेसिकली ओवरऑल फंडा क्या है कि जहां पे भी g आता था वहां पे अब हम g इफेक्टिव यूज करेंगे। और g इफेक्टिव में बेसिकली जो चेंजेस आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मेरे पास चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग जाएगा, इसकी वैल्यू होगी Q इंटू E। अगर मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा Q इंटू E। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और सवाल सॉल्व करते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। मेरे पास क्या है कि एक थ्रेड से मैंने m मास की बॉल लटका दी और इस m मास की बॉल के ऊपर एक चार्ज है Q। मुझसे और मैंने क्या किया कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि इसको मिनिमम वेलोसिटी क्या दूं कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। चाहे तो हम g इफेक्टिव से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक बार इसके अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी आए कि g इफेक्टिव से भी हम चीजों को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। हम क्या बात समझते हैं कि अगर मेरे पास ये जो वेलोसिटी है इसको मिनिमम रखना है तो जब ये बॉल यहां पे पहुंचे, जब ये बॉल यहां पे पहुंचे तो यहां पे जो टेंशन होनी चाहिए वो 0 से हल्की सी ज्यादा हो या फिर यहां पे टेंशन 0 हो जाए। तो जैसे ही ये आगे जाएगा, ये सारी बातें वर्क पावर एनर्जी में काफी डिटेल में हमने समझाई है कि यहां पे टेंशन अगर 0 हुई तो इनर्शिया की वजह से हल्का सा आगे गया, अगेन मेरे पास टेंशन आ जाएगी तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होनी चाहिए। अब अगर मैं ये बात देखूं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में एक QE लग रहा है, बाहर की तरफ m v स्क्वायर बाय r लग रहा है।
और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही हमारे पास टेंशन लग रही है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि T प्लस एम जी प्लस क्यू ई इट इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, सॉरी 1/2 एम वी स्क्वायर नहीं, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे मेरे पास टेंशन हो जानी चाहिए 0। लेट्स से यहां पे जो वेलोसिटी है वो है v। तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि एम जी आर प्लस क्यू ई आर इट इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इस पॉइंट पे अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भैया एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स it should be equals to k final minus k initial। चलिए भैया, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन तो हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो होगा 90 डिग्री। तो यहां पे जो वर्क डन बाय टेंशन आएगा वो आएगा 0। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वो कितना लग रहा है mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड डायरेक्शन में। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है r प्लस आर विच इज 2r, और फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो एक नेगेटिव आएगा विच इज mg इंटू 2r प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो अगेन मेरे पास एक नेगेटिव आएगा विच इज q इंटू e इंटू 2r। इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी है v, तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम यू स्क्वायर। अगर मैं टेंशन 0 रखता हूं तो ये वेलोसिटी मेरे पास मिनिमम आएगी, और ये मिनिमम तो ये भी मेरे पास मिनिमम आएगा। तो इस केस में जो u आएगा वो मिनिमम आएगा। कब, जब मैं इस वेलोसिटी को ये रख रहा हूं, मतलब यहां से v की वैल्यू ये रख रहा हूं। तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 एम जी आर माइनस 2 क्यू ई आर इट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर की वैल्यू है एम जी आर बाय 2 प्लस क्यू ई आर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा -2 एंड -1/2, तो -5/2 एम जी आर। ये इस तरफ आएगा तो अगेन मेरे पास बनेगा -5/2 क्यू ई आर इट इज इक्वल टू -1/2 एम यू स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 और ये 2 गया, तो u स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, और ये नेगेटिव से सब नेगेटिव गया, तो u की वैल्यू आई √5। यहां से m नीचे आएगा तो ये m से ये m गया, यहां पे बचेगा g प्लस यहां पे बचेगा QE अपॉन m इंटू r। सो दिस वुड बी द value of u. This would be the minimum velocity which would be required so that it completes vertical circular motion. I hope this thing is clear to you. अब इसी चीज को आप इफेक्टिव g के फॉर्म में भी सोच सकते थे। कैसे, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक फोर्स लग रहा है QE। तो मेरे पास mg इफेक्टिव, इसकी वैल्यू हो जाएगी mg प्लस QE। तो g इफेक्टिव मेरे पास कितना हो जाएगा, g प्लस QE अपॉन m। और मुझे ये बात पता है कि नॉर्मल केस में यहां से मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होती है, √5GR।
और अब अगर मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स और लग रहा है तो अब जो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी वो होगी √5 g इफेक्टिव इंटू आर, और g इफेक्टिव की वैल्यू ये है, तो क्या ये √5 g इफेक्टिव इंटू आर दिख रहा है? तो हमारे पास चीजों को चाहे ऐसे सोचो चाहे वैसे सोचो, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए अब इसी पे बेस्ड एक और सवाल बन सकता है जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। कैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी एक बॉल को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फेंका और इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस बॉल के ऊपर एक चार्ज है q। तो मुझसे सवाल में टाइम पीरियड पूछा है या फिर हॉरिजॉन्टल रेंज पूछी है, मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हो। बस यहाँ पे जो जहां पे हम g यूज करते थे अब g इफेक्टिव हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू -bx प्लस a एग्जिस्ट इन अ रीजन पैरेलल टू द x डायरेक्शन। मतलब x डायरेक्शन के अंदर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज -bx प्लस a, जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है -bx प्लस a। A and B are positive constant and a charged particle having charge q and mass m is released from the origin x equals to 0। Let's say मेरे पास यहाँ पे x equals to 0 है और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसका चार्ज है q और मास है m। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स स्पीड बिकम्स 0 फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर रिलीज। मतलब अब यहां पे इसके पास जीरो वेलोसिटी, मतलब रेस्ट पे है ये, इसकी इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है? 0। अब बात समझो, x की वैल्यू 0 इसमें पुट करो तो e की वैल्यू a के बराबर आएगी। e की वैल्यू a के बराबर, a पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस इंस्टेंट में फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है a इंटू क्यू। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिकली x की वैल्यू बढ़ेगी। x की वैल्यू बढ़ेगी तो कभी ना कभी एक टर्म आएगा जब -bx a के बराबर आ जाएगा, तब मेरे पास फोर्स 0 हो जाएगा, फिर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओवरऑल फंडा क्या रहेगा कि ये आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, इसकी स्पीड कभी ना कभी जाके इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ठीक है भैया, तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि जब इसकी स्पीड 0 हो जाए उस पॉइंट के ऊपर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए सबसे पहली बात, फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स मेरे पास लग रहा है -bx प्लस a। तो यहां से मैं एक्सेलरेशन को a से डिनोट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है -bx प्लस a डिवाइडेड बाय m। तो फोर्स मेरे पास ये आ जाएगा। अब बात को जरा गौर से समझेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन मेरे पास ये आ जाएगा। तो जब भी मेरे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x होगा तो वेलोसिटी के फॉर्म में मैं कैसे लिखूंगा इसको? v dv by dx, v dv by dx it is equals to -b by m x plus a by m। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा? v dv it is equals to -bx प्लस a या फिर -b by m x प्लस a by m इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट करो या फिर पहले अलग अलग लिख लो, यहीं पे ही अलग अलग लिख लो, x dx प्लस a by m dx। यस और नो? तो यहां से इंटीग्रेशन और यहां से इंटीग्रेशन। जब x की वैल्यू 0 तो मेरे पास वेलोसिटी थी 0। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 0 पे ये रेस्ट पे था। फाइनली किसी x के पास जाके लेट्स से इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि v² by 2 इट इज इक्वल्स टू
माइनस बी बाय एम एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए बाय एम इंटू एक्स। अब मुझे क्या चाहिए कि फाइनली इसकी वेलोसिटी हो जाए 0, तो ये वाली टर्म मेरे पास हो जाएगी 0। इट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय एम एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय एम एक्स। ये इस तरफ जाएगा, m उधर जाके 0, तो बी एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए एक्स। यहां से x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और यहां से ये गया तो x की वैल्यू आ गई a बाई बी। तो अगेन मेरे पास जब x की वैल्यू a बाई बी हो जाएगी तो वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब इस पॉइंट के ऊपर मुझसे ये बात पूछी है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, यस और नो? फाइंड द एक्सेलरेशन। बिल्कुल, तो एक्सेलरेशन निकालना है तो इसके अंदर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाय एम इंटू ए बाई बी प्लस ए बाय एम। ठीक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर बाई 2 भी आएगा और तो यहां पे 2a आएगा, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 2 आएगा। तो ये गया इससे माइनस 2a बाई एम प्लस a बाई एम, तो माइनस a बाई एम। दिस वुड बी एक्सेलरेशन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कि हमने ये बात देखी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है, और कंजर्वेटिव होती है इसका मतलब जो भी इसकी इक्वेशन होगी वो कंजर्वेटिव होगी। कोई भी इक्वेशन कंजर्वेटिव है या नहीं ये निकालना हमने सीखा है वर्क पावर एनर्जी के अंदर। तो सबसे पहले सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे और ये बात चेक करेंगे कि कौन कौन सी इक्वेशन मेरे पास कंजर्वेटिव है। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात ये देखो, पहली इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है, E इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जी कैप। जब भी मेरे पास I का कोफिशिएंट Y हो और J का कोफिशिएंट X हो तो क्या करो, यहां पे जो भी है इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, तो इट इज yx। फिर यहां पे जो भी है उसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब j के कोफिशिएंट को इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तो यहां पे भी मेरे पास जो आ जाएगा yx। और अगर ये दोनों सेम आते हैं तो मेरे पास ये कंजर्वेटिव है। अगर इसको डिटेल में सीखना है तो आप हमारे वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर देख सकते हो, जहां पे हमने कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को बिल्कुल बारीकी से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट तो हमारे पास कंजर्वेटिव है, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई आई कैप। तो क्या मैं ऐसे इसको ऐसे बोल सकता हूं, 0j कैप प्लस 0k कैप। तो इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा yx। इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू dy, तो ये आ जाएगा 0। ये दोनों डिफरेंट है तो ये मेरे पास कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है भैया, अब इसको देखो, ये बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस ये बेसिकली x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप एंड y i कैप प्लस x j कैप, इन दोनों का मिक्सचर है। कैसे, सवाल को जरा गौर से देखेंगे, y i कैप प्लस x j कैप, इन दोनों को मिला के जो
फील्ड बनेगी वो तो मेरे पास कंजर्वेटिव है, और मुझे ये बात पता है कि z यहाँ पे आ रहा है तो ये भी कंजर्वेटिव है, तो इन दोनों का जो सम होगा ये भी मेरे पास कंजर्वेटिव होगा। ये हमने कहाँ देखा? यहाँ देखा। और ये बात हमको पता है कि अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से है तो ये हमेशा मेरे पास कंजर्वेटिव रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव है। लास्ट ऑप्शन E is equals to alpha r, फोर्थ E is equals to alpha r, r बोले तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट और ये तो मेरे पास कंजर्वेटिव है ही सही, तो ये भी मेरे पास कंजर्वेटिव होगा। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फोर्थ विल ऑल्सो बी कंजर्वेटिव। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और अगर ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वाली बातें आपको नहीं पता है तो आप हमारे वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर देख सकते हो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बाय इकरा फिजिक्स। आप यूट्यूब पे डाल सकते हो, वहां पे आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज सीखने को मिल जाएगी। ओके, तो ये कुछ सवाल थे जो कि रिलेटेड थे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। और भी काफी सारे सवाल बनते हैं जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।